नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक रोचक व्यक्ति जिसके बारे में लगातार बातचीत हो रही है, जो अचानक से हम सब के सामने एक चर्चा का विषय बन गया है और जिस पे लगातार यूट्यूब पे, यहाँ पे, वहाँ पे सब जगह चर्चा हो रही है। और वो आदमी है एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में दुनिया के फलक पे छा गया है। बात करेंगे ममदानी की, जोहरान ममदानी की। कौन है? और आप कहेंगे कि बहुत कुछ हम इसके बारे में सुन चुके हैं, क्यों आगे और आप वही बातें दोहरा रहे हैं। ना, आज हम जो बात करेंगे वो एकदम अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग कहानी है, और जो हमको बताती है कि एक युवा किस तरह से राजनीति में उस स्तर पे पहुंच जाता है जब भारतीयों को ये तय करना हो कि भारत का असली शुभचिंतक कौन है, मोदी है या ममदानी है। जब इतना बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा हो जाए तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ एक ऐसे देश का नागरिक जो कभी राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ सकता क्योंकि उसका जन्म अमेरिका की धरती पर नहीं हुआ है, लेकिन वो न्यूयॉर्क का जब मेयर बनने जा रहा है तो उस बीच में उसको लेके एक बवाल खड़ा हो गया है। भारत में आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, आपने फेसबुक पे देखा होगा, बड़ी संख्या में लोग उसे भारत विरोधी कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये एंटी हिंदू है, कोई कह रहा है एंटी इंडिया है। लेकिन ममदानी जो है वो ममदानी है, और ममदानी का अंदाज जो है वो आज के इस वीडियो में आपको उसकी एक नई पर्सनैलिटी से परिचित कराएगा। बजाय इसके कि उसने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया, हम पहले ये समझेंगे कि ममदानी किस तरह से ट्रंप के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए भी चुनौती बन गया है। किसी एक मेयर के लिए किसी देश का राष्ट्रपति रोज रोज कंट्रोवर्शियल बयान दे, कभी उसको पागल कहे, कभी कम्युनिस्ट कहे, तो आप समझ लें कि ममदानी की आंखों में जो चमक है वो ट्रंप जैसे बड़े एलीट और इजराइल के तरफ झुकाव वाले नेताओं को घबराने पर मजबूर कर रहा है। अब आप सोचिए, मोदी जी अगर मेरी आलोचना करने लगे तो समझिए मैं कितना बड़ा आदमी होऊंगा। उसी तरह से ममदानी जो है उसके खिलाफ ट्रंप उतरा हुआ है, कम्युनिस्ट, पागल और खतरनाक बताया है। ये वही ट्रंप है जिसने मुस्लिम पे बैन लगाए, H1B वीज़ा पर हमला किया, ग्रीन कार्ड रोकने की कोशिश की, और वो ट्रंप अब ममदानी से डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ममदानी ने नफ़रत का जवाब लोगों के बीच संगठन खड़ा करके दिया, और रिपब्लिक पार्टी की लॉबी को डर है कि ममदानी जैसे नेता अगर उभर गए तो प्रवासी भारतीयों को देश से निकालना मुश्किल हो जाएगा। वो खड़े होकर सवाल पूछने लगेंगे और बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी। ममदानी प्रवासियों के लिए बार बार लड़ रहा है, उनके लिए सवाल पूछ रहा है। टैक्सी ड्राइवरों पर हमले क्यों हो रहे हैं बताइए, H1B में भेदभाव क्यों हो रहा है, और भारतीय बच्चों को डिपोर्टेशन का खतरा क्यों झेलना पड़ रहा है। डिपोर्टेशन मतलब वापस भारत भेजो। अब आप सोचिए, वहाँ एक विदेश की धरती पे मेरे देश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक सरकार जो यहाँ बैठी है वो अपने देश के लोगों को बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांध कर भेजा जाता है, कुछ नहीं बोलती है। अब उससे पेट्रोल भी खरीदने लगी है, अचानक 2.5 गुना ज़्यादा पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया। तरह तरह से एकदम बटरिंग चल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी कमज़ोर नस है। दूसरी तरफ एक आदमी जो भारतीय मूल का है, अमेरिका में, अमेरिका की धरती पे रह रहा है, और वहाँ पे बैठ के वो ट्रंप को इन सवालों पे घेर रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पर मोदी मोदी करते रहते थे, आज की तारीख में वो क्या चुनेंगे? ममदानी को चुनेंगे या मोदी को चुनेंगे? और चुनना दोनों में से एक पड़ेगा, क्योंकि ममदानी ने तो साफ साफ कह दिया है कि नेतन्याहू मोदी जी का दोस्त और हमारे भक्तों का सबसे फेवरेट राष्ट्र प्रमुख। उसने कह दिया कि ये युद्ध अपराधी है। और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा सज़ा सुनाई जा चुकी है,
उनके खिलाफ वारंट है, वो व्यक्ति है जिसने भूख से गाज़ा में लोगों को मारने की कोशिश की और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ ये अपराध दर्ज हो गया है। अब उसकी तलाश की जा रही है। जैसे ही वो किसी ऐसे देश में पहुंचेगा जिसने आईसीसी का मैंडेट साइन किया है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यहाँ पर ये कहता है कि मैं न्यूयॉर्क का मेयर बना और न्यूयॉर्क में अगर नेतन्याहू घुसा तो पकड़ के मैं आईसीसी को दे दूंगा। ये हिम्मत चाहिए, और हिम्मत इसलिए चाहिए कि वो जिस पार्टी से आता है उस पार्टी में बहुत सारे बड़े नेता नेतन्याहू और प्रो इजरायली लॉबी के आरती उतारते हैं। उस पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता, एलीट नेता हैं, वो वहाँ के गोरों को श्रेष्ठ समझने की बीमारी से ग्रसित हैं। और बाहर से आए हुए लोग, दुनिया के किसी भी देश से आए हुए हों, उनके लिए ये लोग हमेशा विलेन की तरह रहे। ममदानी अपनी ही पार्टी के लोगों, ट्रंप जैसे लोगों के खिलाफ खुद के लड़ रहा है, खुल के लड़ रहा है, और उसके कारण उसको बहुत सारी ताकत मिली है। इसी वजह से उसने जैसे नेतन्याहू के लिए कहा, ऐसे मोदी के लिए भी उसने बहुत खतरनाक बात कही है। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी 2002 में मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार आदमी है, और अगर वो न्यूयॉर्क आएगा और मुझसे कहा जाएगा कि मैं उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, तो मैं इनकार कर दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। पहले तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण इधर भारत में बैठ के लोगों को अल्टीमेट लेवल की मिर्ची लगी है, और इस बयान के बाद उनको भारत विरोधी घोषित कर दिया गया है। एक बढ़िया सिस्टम है, मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। जबकि हकीकत ये है कि भारत मतलब भारतीय और भारतीय मतलब भारत। जो भारतीयों के हित की बात करे वो भारत का भक्त है, देशभक्त है। जो भारतीयों के खिलाफ बात करे, किसी भी नेता के पक्ष में करे, वो देशद्रोही है। अमेरिका भारत के लोगों पे जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। जिन जिन चेहरों पे मौन है, जिनके मुंह पे उंगलियां हैं, जिनके मुंह पे ताले हैं, वो सब देशभक्त तो नहीं कहे जा सकते। ममदानी वो आदमी है जिसने इस माइग्रेशन के खिलाफ, लोगों को वापस भेजने के खिलाफ, भारत नहीं दुनिया के किसी भी देश के हों, आवाज को बुलंद किया है। वो कह रहा है ये अन्याय है, अत्याचार है, और प्रवासियों को उसके देश में रहने का अधिकार है। उनका इस्तेमाल अमेरिका के विकास में करना चाहिए, अमेरिका की तरक्की में करना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक सच्चा भारतीय क्या चुनेगा, उसको क्या पसंद आएगा। भारत में लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। क्या किसी पीएम की आलोचना राष्ट्रद्रोह है? क्या भारत अब व्यक्ति पूजा में जुट गया है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस ममदानी की बात हो रही है वो क्या क्या लड़ रहा है, अगर आप इसको समझेंगे। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया में लाखों की संख्या में जो भारतीय रहते हैं, उन भारतीयों के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुमत में भारतीय चुनाव जिता देंगे, लेकिन उन अल्पसंख्यक और कमज़ोर लोगों के लिए ये आदमी लड़ता है। सिर्फ उनके लिए नहीं, अमेरिका के हर कमज़ोर के लिए लड़ता है, इसलिए वो उनके लिए भी लड़ता है। हज़ारों लोग H1B वीज़ा, OPT और ग्रीन कार्ड के संकट से जूझ रहे हैं। आपको पता है, ग्रीन कार्ड आपको पता है अमेरिका की नागरिकता से 1 डिग्री नीचे की चीज़ है। ट्रंप कह रहा है कि आप ग्रीन कार्ड मतलब कभी भी आ जा सकते हो। ट्रंप कह रहा है कि ग्रीन कार्ड को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। अभी तक ये माना जाता था ग्रीन कार्ड मिल गया मतलब हो गए नागरिक एक तरह से। कह रहा है मैं कैंसिल कर दूंगा। इसके साथ H1B वीज़ा जो है वो जॉब के लिए मिलता है, उसको लेकर सख्ती है, लोगों को दिए नहीं जा रहे हैं। कानून के तहत भी जो वीज़ा अलाउ है उसके लिए भी इतने नाटक हो रहे हैं, इतना टाला जा रहा है लोगों को। यहाँ तक कि यहाँ से आदमी गया, बच्चों के पास गया, अपने बुजुर्ग आदमी हैं, रहने के लिए वापसी का टिकट नहीं है तो एयरपोर्ट से लौटा दिया। इन सब अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने वाले लोग कहाँ हैं? ममदानी हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो हीरो बन गया है। और होता क्या है, बस मैं आपको तो OTP क्या होता है ये जान लीजिए। OPT एक ट्रेनिंग होती है। जैसे आपकी नौकरी लग गई तो नौकरी लगने से पहले
वो आपको जो है वहाँ पर कुछ समय के लिए 3 साल ट्रेनिंग का मौका मिलता है। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं वो, अगर मान लीजिए आप काम करने जा रहे हैं मोची की फैक्ट्री में, तो वहाँ वो 3 साल रख के आपको जूते बनाना सिखा सकते हैं, ताकि आप आगे जाके जूते बना सको और पैसे कमा सको। अब ट्रंप कह रहे ना, यहाँ पढ़ो लिखो और जाओ, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं है। अब भाई मैं गया अगर अमेरिका, बाकी देश तो जॉब वॉब भी मिलते हैं वहाँ पे, तो अमेरिका में नौकरी की भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करती है। अब आप वहाँ जा रहे हो, आपने पढ़ाई की 3 साल 5 साल, अब आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ से क्या सीधे वापस जाऊँ? अभी तक ये था कि 3 साल के लिए आप ट्रेनिंग ले लो, कोई काम सीख लो, वहाँ जॉब कर लो। तो ये जो है भारतीयों पे बड़ा भारी पड़ रहा है, और यही आदमी है उनके लिए लड़ रहा है ओपीटी के लिए। हालत यह है, इमिग्रेशन सपोर्ट क्लिनिक और लीगल एड डेस्क, ये इसने बना के लोगों को मदद दिलाने की बात कही है। यानी कोई आदमी वहाँ से निकाला जाएगा तो उसके लिए एक बाकायदा एक ऐसी जगह होगी जहाँ वो जाए, वहाँ इमिग्रेंट्स को सपोर्ट दिलाया जाएगा। उनको निकाला जा रहा है तो उनकी मदद कैसे हो सकती है, कानूनी क्या हो सकता है, इस पर बात होगी। इसके अलावा कानूनी सहायता के लिए भी एक डेस्क बनाएगी सरकार। जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वही करना चाह रहा है। अब आप सोचिए कि जो 50 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए ममदानी क्या है। ममदानी उनके लिए उम्मीद की किरण है, और आप उसको देशद्रोही कहते हो क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठता है। उसने आपकी आलोचना कर दी है, आपने उसकी निंदा कर दी है, इसलिए आप उसको देशद्रोही कह रहे हो। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिसको आप देशद्रोही कह रहे हो वो क्या देशद्रोही है या देशभक्त है। ये 50 लाख लोग टेक्नोलॉजी, मेडिकल और सर्विस सेक्टर में वहाँ पर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये वो लोग भी हैं वहाँ पे जो डिलीवरी करते हैं, ग्रोसरी स्टोर में काम करते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, और सब नस्ली भेदभाव का शिकार हैं। उनको दोयम दर्जे के नागरिक की तरह बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ट्रीट करते हैं, नस्ली भेदभाव करते हैं। इन लोगों के लिए लड़ने वाला अगर कोई है तो ये ममदानी है, और ये सारा तबका ममदानी के खिलाफ है। और जो लोग इन अत्याचारों को पसंद करते हैं, जो ये मानते हैं कि हम सुप्रीम हैं, ऊंची नस्लें, जैसे हिटलर मानता था, नाजी श्रेष्ठ हैं, ज्यूज जो है निम्न हैं, उस तरह की धारणाएं रखने वाले लोग जले हुए हैं, बुरी तरह जले हुए हैं। हालत यह है कि ऐसे नेता गोरी व्यवस्था के सामने जो झुके ना, ऐसा शख्स जो मुसलमान होकर भी सबकी बात करता है, जो प्रवासी, जो भारतीयों के दर्द को जानता है, वो आदमी आज एक बड़ा सवाल हो गया है कि इस आदमी को देशद्रोही कहने वालों को क्या देशभक्त समझा जाए, और क्या करेगा कोई भारतीयों के लिए। एक तरफ भारतीयों की वहाँ से जो दुर्गति हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट है, नौकरी कर रहा है, H1B वीज़ा नहीं मिल रहा है, वहाँ की कंपनी से कहा जा रहा है इनको मत रखो भैया, अपने अमेरिका के लोगों को रखो। तो जो भारत के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अमेरिका को इस लेवल तक पहुँचाया, आज गूगल से भारतीयों को निकाल दो गूगल नहीं चल पाएगा, मेटा से भारतीयों को निकाल दो मेटा नहीं चल पाएगा, माइक्रोसॉफ्ट से निकाल दो माइक्रोसॉफ्ट नहीं चल पाएगा, एप्पल से निकाल दो एप्पल नहीं चल पाएगा। और उसके बावजूद भारतीयों का वहाँ तिरस्कार हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो एक नौजवान 30 साल का लड़का, मीरा नायर का बेटा, जानते हैं मीरा नायर जो फिल्म मेकर है, जिन्होंने कामसूत्र फिल्म बनाई थी और भी बहुत सी फिल्में, बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी हैं, उनका बेटा है, भारतीय है। पहले यहाँ से लोग युगांडा जाके शिफ्ट हुए थे, वहाँ से ये पहुँचे हैं अमेरिका। इसके पिताजी भी जो है बहुत अच्छे लेखक थे। तो वो जो एक एनर्जी है, तो उसके कारण ये लड़का 30 से 32 साल में इसने इतना काम किया, कम्युनिटी में वहाँ के लोगों के लिए काम किया, छोटे छोटे समूह बना के उनको इकट्ठा करके, संगठित करके उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ा। इसलिए ये इतनी बड़ी ताकत है। ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी इमोशनल फिनोमेना को लेके जाति धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके हीरो बन गया हो। इसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। इसलिए ट्रंप बार बार चिढ़ के इसको कम्युनिस्ट कहता है। जो बराबरी की बात करे उसको कम्युनिस्ट कह दो, उसको पागल कह दो, खतरनाक कह दो, मैं इसको बाहर डिपोर्ट कर दूंगा इसको। इस लेवल पे अगर राष्ट्रपति आ जाए एक मेयर के लिए, तो अंदाज़ा लगाइए कि इस ममदानी के अंदर कितनी ताकत होगी। हालत यह है कि दोनों अपने अपने देश में आलोचना से घबराते हैं, चाहे मोदी हो या नेतन्याहू हो। इनकी आलोचना करने भर पे बहुत सारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है,
बहुत सारे ट्रोल्स हैं, पेड ट्रोल्स हैं, वो बहुत सारा कंटेंट फेंकते हैं। उस कंटेंट में जितने लोगों के पास पहुंचता है उसमें 20% प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो आगे फेंकते हैं। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ताकि कोई उनकी आलोचना ना कर पाए। और ये जानते हुए कि वहाँ किस तरह से मोदी मोदी करने वाले लोग अमेरिका में हैं, वो किसी की परवाह नहीं कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है और लड़ रहा है भारतीयों के लिए। खुल के उसने मोदी के खिलाफ बोल दिया, बोला मैं बैठना पसंद नहीं करता इनके साथ। बहुत बड़ी बात है ये। नेतन्याहू को मैं दे दूंगा पकड़ के क्रिमिनल कोर्ट में। ये बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दोनों प्रेस और न्यायपालिका को दबा के रखने वाले नेता, दोनों इंटरनेशनल मंचों पर जिनके खिलाफ केस उठे लेकिन अमेरिका में चुप्पी थी, ममदानी से तोड़ दिया है। आप सोचिए, नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो आईसीसी को सौंप दूंगा, छोटी बात नहीं है। तो ये एक ऐसी सीन है, ऐसी तस्वीर है जो बताती है कि ये ममदानी जो है ना, ये नानी याद दिलाने की स्थिति में आ गया है। और ये पक्का है कि न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव यही जीतने वाला है, ये वहाँ का मेयर बनने वाला है, ये पक्का हो गया है। अभी डर जो है ना इसकी पार्टी वालों को, वो ये है कि अगर ये यहाँ बन गया और इसको बनने के बाद में जिन जगहों पर नस्लवादी और दूसरी तरह की सोच के लोग, इजराइल समर्थक लोग, वो लोग ज़्यादा हैं, उन राज्यों में आगे जाके इनकी पार्टी पे असर ना पड़ जाए, कहीं इनको कम्युनिस्ट घोषित करके कि भैया ये तो कम्युनिस्टों को जिताते हैं, इनके यहाँ से तो कम्युनिस्ट जीत के आते हैं, वहाँ पर वो स्टेट्स में नुकसान ना होने लगे और राष्ट्रपति चुनाव में नुकसान ना हो, इसलिए काफ़ी लोग डरे हुए हैं। लेकिन इस बंदे की लोकप्रियता अद्भुत है। आपको मैं बताता हूँ कि किस हद तक ये आदमी वहाँ पर पावरफुल है, लोगों के बीच में पॉपुलर है। गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, हम जानते हैं 60-65 हज़ार मार दिए गए हैं। हो सकता है कोई किसी नेता की उसमें भक्ति में इसको सही ठहरा रहा हो, लेकिन खुल के बोलना तब बोलना जबकि अमेरिका और नेतन्याहू का आपको मालूम है पूरा चोली दामन का साथ है, उसके बावजूद बोलने वाला आदमी यही है और उसको वॉर क्रिमिनल रहने वाला आदमी यही है। आप सोचिए 6 से 7 सालों तक लगातार इसने ग्रास रूट कम्युनिटी वर्क किया। जैसे मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को मिले इसके लिए काम किया, सब्सिडी मिले और गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं उपलब्ध हों इसके लिए। और इसके वहाँ पर बहुत सारे लोग इसके समर्थन में। अमेरिका में एक बड़ा नेता है बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्तेस, यानी AOC उनको कहते हैं, वो भी इनके साथ में हैं। सारे युवा शिक्षित लोग इस आदमी के साथ में हैं। न्यूयॉर्क में 45% आबादी विदेशियों की है, विदेशों के रहने वाले लोग, फॉरेन बॉर्न लोग जो विदेशों में पैदा हुए हैं, वो सब लोग इसके साथ में हैं। और ये ममदानी का उनके साथ गहरा रिश्ता है। भारतीयों के लिए भी ममदानी काम इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो भारत के हैं तो भारत वालों को मैं ध्यान दूंगा, वो सभी वंचितों को कर रहा है। और ये न्याय की लड़ाई में भारतीयों को लाभ मिल रहा है, ये बड़ी बात है। ज्यूज, मुस्लिम, लैटिनो और एशियाई जो लोग हैं, उनके सभी के समर्थन उनको मिले हुए हैं। जितनी नई जनरेशन है 18 से 32 साल की उम्र की, वो इसके साथ है, वो एक नई राजनीति चाहती है। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते मकान और फूड डेजर्ट्स जैसी सुविधा। फूड डेजर्ट क्या होता है, ऐसे समझिए कि बस सरकारी भोजन है, उनकी तरफ वो लेके चल रहा है। और आपको पता है पूंजीवादी सरकार कहती है कुछ मुफ्त में मत दो, झक मार के हमारे पास काम करने आएगा तो हम इसका शोषण करेंगे और उसको थोड़े पैसे दे देंगे। आप सोचिए कि ये चुनाव क्यों जीतेगा। मैंने आपको बताया क्योंकि पिछली बार इसकी पार्टी को 67% वोट मिले थे उस इलाके से, और जिस पार्टी से ये लड़ रहा है उस पार्टी में होता क्या, देखिए ऐसा होता है कि वहाँ पे ना पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए भी आपको वोट चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये कांग्रेस का कैंडिडेट बन गया ना, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो इसकी पार्टी है उसका अगर कोई वोटिंग बन के जीत गया और बन गया कैंडिडेट, तो उसका चुनाव जीतना तय है। तो 45% वोट ये जीत चुका है, तो अभी तक तो सबसे आगे चल रहा है। आने वाले समय में पार्टी इसको कैंडिडेट बनाएगी। जैसे याद कीजिए ट्रंप के साथ भी ये था, वो ट्रंप के मुकाबले बहुत सारे लोग लड़ रहे थे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति का उम्मीदवार, फिर ट्रंप बना। उस तरह से ये
जो उसको प्राइमरीज कहते हैं दरअसल, कि मतलब पहले चुनाव होंगे, प्राइमरीज में आप जीतोगे, फिर जितने ज़्यादा आपको वोट होते जाएंगे वैसे वैसे करके आप ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी के बनते जाओगे। ये कह रहा है कि मैं किराए पे लगाम लगाऊंगा, रेंट कंट्रोल करूंगा। ये कह रहा है 2 लाख अफोर्डेबल घर बनाऊंगा, सरकारी ग्रोसरी स्टोर बंद करूंगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हैं और इसके कारण हो रही है उसकी वैश्विक चर्चा। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उसके बारे में बात हो रही है। इजराइल फ़िलिस्तीन पे उसका एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि ऐसे कत्लेआम कोई किसी का नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो कह रहा है कि भेज दूंगा मैं आईसीसी में अगर नेतन्याहू मेरे हाथ में आ गया। कुल मिला के ये आदमी इतना खतरनाक है कि इसने विरोधी पार्टी को तो हिला ही दिया है, अपने लोगों को भी हिला दिया है। और ये होती है एक युवा शक्ति और एक होती है नेतृत्व की क्षमता। और इसके दम पे इस आदमी ने, इसको लोग प्रो मुस्लिम कह रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ है। और इस आदमी ने जो साबित किया है वो ये है कि एक अच्छा आदमी अगर कुछ अच्छा ही करने पे आ जाए तो बड़े बड़े खूसट बुड्ढे, अब जुआरी शराबी कबाबी के अलावा क्या है वहाँ का चीफ जो है देश का राष्ट्रपति, भाई यही तो उनकी पहचान है। और वो पूरी लॉबी है वैसे की ऐसे लोगों की जो वहाँ पर इजराइल के समर्थन में ये पूरे के पूरे जो बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े जो छत्रप है ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े छत्रप हैं। अब वो धीरे धीरे करके पार्टी में धीरे धीरे करके अब ये समझ में आ रहा है कि ये सब लोग कुछ नहीं है, ये पार्टी बड़ी होती है तो ये उसका खून पीने लगते हैं और जमे बैठे हुए हैं, करते कुछ नहीं है, भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, लॉबिंग कहते हैं, कलफ का कपड़ा पहन के घूमते हैं, सड़क में काम नहीं करते, जनता में काम नहीं करते। राहुल गांधी कुली के पास भी जा रहा है, कारपेंटर के पास भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है। तो ये छत्रप जो है तकलीफ में है और धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सड़क पे काम नहीं किया, जनता के बीच में काम नहीं किया। तो ऐसे ही एलिट जो है, ऐसे ही छत्रप जो वहाँ की पॉलिटिक्स पे छाए हुए हैं, जो अलग अलग जगहों पर वहाँ मोहब्बताना आपस में करते हैं, अय्याश लोग हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है, वो सब लोग इसके आने से बहुत परेशान हैं। तो अब आप सोचिए कि इसको अभिमन्यु की तरह घेरने की कोशिश हो रही है, इसके अपने भी पराए हैं और पराए तो पराए हैं ही, और उसके बीच में इतनी ताकत से निकल के आ रहा है कि सबको हरा देगा। उम्मीद करता हूं आप इस व्यक्ति को अच्छी तरह समझ पाएंगे। समझ पाए होंगे तो बाकी लोगों को भी मदद करें समझने में, वीडियो भेज दें। नमस्कार, जय हिंद।